Hello everyone, how are you? I hope you are fine and you are most welcome in Exam Tonic 10 कदम पार्ट 35। मैं MS अख्तर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को अ चाइल्ड इज़ बोर्न चैप्टर से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स देने जा रहा हूँ। याद रहे, अ चाइल्ड इज़ बोर्न चैप्टर से पहले भी मैं 10 ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को दे चुका हूँ। पार्ट 34 में आप देख सकते हैं उसे। मैं पिछले कई दिनों से वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। इसके पीछे वजह यह था कि मेरा गला में काफ़ी प्रॉब्लम था और आवाज़ क्लियर नहीं होने के कारण मैं वीडियोस नहीं बना रहा था। बहुत स्टूडेंट काफ़ी परेशान भी किया मुझे कॉल करके। आई एम वेरी सॉरी। गला थोड़ा थोड़ा अब ठीक हुआ है। अब मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। बाय द वे, एग्ज़ाम टॉनिक 10 कदम पार्ट 35 में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम अ चाइल्ड इज़ बोर्न चैप्टर से ऑब्जेक्टिव को सीखेंगे। इस चैप्टर को जर्मन ग्रीर ने लिखी है। चलिए विदाउट डिले आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। The naming ceremony is held when the baby is dash days old. This question is very important, especially for your board exam. चलिए, तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन को पहले आप समझेंगे। क्वेश्चन को जब आप बेहतर तरीके से समझ लेते हो तो उसका आंसर देना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। बाय द वे, क्वेश्चन है द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड। ये जो नेमिंग सेरेमनी है, जिसको हम लोग नामकरण समारोह भी बोलते हैं, तो द नेमिंग सेरेमनी नामकरण समारोह इज हेल्ड रखा जाता है व्हेन द बेबी इज डैश डेज ओल्ड, जब बच्चा डैश दिन का हो जाता है। बच्चा, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के बाद वो कितना दिन का हो जाता है जब नेमिंग सेरेमनी रखी जाती है। नामकरण वाला दिन कौन सा होता है? हमारे समाज में जनरली छठे दिन में होता है। हम लोग इसको छठी भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप चैप्टर को रीड करोगे तो पाओगे कि चैप्टर में 7 डेज़ के बारे में बात की गई है कि 7वें दिन में नेमिंग सेरेमनी रखी जाती है। ये एक्चुअली सेल्टिक समुदाय के बीच की बात है। चैप्टर में एक सेल्टिक समुदाय के बारे में बात की गई है। उस समुदाय में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके 7वें दिन में उसका नामकरण का दिन रखा जाता है। तो बाय द वे 7th हमारा आंसर होगा सी। तो कंप्लीट सेंटेंस आप इस प्रकार याद रखेंगे, द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज 7 डेज ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन बांग्लादेश रूपथोका इज़ अ काइंड ऑफ डैश। इन बांग्लादेश में रूपथोका इज़ अ काइंड ऑफ डैश। रूपथोका एक प्रकार का डैश है। तो बांग्लादेश में आखिर ये जो रूपथोका है ये है क्या? तो याद रहे, बांग्लादेश में रूपथोका का अर्थ होता है फेरी टेल्स, परियों की कहानी। बांग्लादेश के बारे में भी बताया गया कि वहाँ पर बच्चों का बहुत ज़्यादा केयर होता है और स्पेशली उसकी जो बड़ी आंटी है वो बच्चों को फेरी टेल्स सुनाती है, मतलब रूपथोका सुनाती है। तो रूपथोका बांग्लादेश में फेरी टेल्स, परियों की कहानी को कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, मतलब रीति रिवाज को मानने वाला जो समाज है, परंपरागत समाज कहा जाता है। तो इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, परंपरागत समाजों में चाइल्ड बर्थ इज अ डैश एफियर, बच्चे का जन्म डैश एफियर होता है। तो इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ चाइल्ड बर्थ इज अ डैश एफियर। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे, इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ चाइल्ड बर्थ इज अ फैमिली एफियर। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में रीति रिवाज को मानने वाला समाज में बच्चों का जन्म जो है वो पूरे परिवार का जिम्मेदारी होता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई महिला बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उसका जिम्मेदारी उस बच्चे का केयर करना या उस माँ का केयर करना सिर्फ उसी पर नहीं रहता है या उसके पति पर नहीं रहता है,
ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में ये जिम्मेदारी पूरे परिवार के ऊपर होता है, इसलिए कहा जाएगा ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ चाइल्ड बर्थ इज ए फैमिली अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड डैश। ये जो ट्रेडिशनल मेथड है बच्चे को जन्म देने का या रीति रिवाज को मानने वाला समाज में जो बच्चे को जन्म दिया जाता है उसको किस तरीके से स्वीकार किया जाता है, किस तरह लिया जाता है, कल्चरली, लाइटली, सीरियसली या नन। याद रहे कल्चरली होगा, एक्चुअली ए होगा आंसर। कल्चरली लिया जाता है मतलब सांस्कृतिक रूप से लिया जाता है, धार्मिक तरीके से मतलब इस चीज़ को लिया जाता है। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड कल्चरली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग और चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है इन्फेंट एंड मदर। इन्फेंट मतलब शिशु एंड मदर मतलब माँ। मोर्टेलिटी रेट इज डैश इन ट्रेडिशनल बर्थ। रीति रिवाज को मानने वाला समाज में जो बच्चों का जन्म होता है वहाँ पर बच्चे और माँ का मृत्यु दर क्या होता है। इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी रेट इज डैश इन ट्रेडिशनल बर्थ। तो ट्रेडिशनल बर्थ में बच्चे और माँ के मरने का चांसेस क्या रहता है, दर क्या रहता है। तो याद रहे ग्रेटर रहता है क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है। ट्रेडिशनल सोसाइटी में एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो वो एक तरह से रीति रिवाज के दायरे में रहती है और रीति रिवाज के बाउंड्री में रहती है। तो ये जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है यहाँ पर एक माँ जब बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उसे रीति रिवाज वाला ढेर सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसमें कि टेक्नोलॉजी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इन्फेंट और मदर के बीच का जो मोर्टेलिटी रेट है वो ग्रेटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रुप्थोका स्टैंड्स फॉर डैश। रुप्थोका स्टैंड्स फॉर डैश। रुप्थोका किसके लिए प्रयोग, स्टैंड्स फॉर का मतलब होता है प्रयोग होना। तो रुप्थोका किसके लिए प्रयोग हुआ अर्थात रुप्थोका का अर्थ क्या होता है। तो याद रहे फेरी टेल्स होता है, परियों की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ अ ट्रूइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट अ वुमन डू नॉट बिकम मेंबर ऑफ अ न्यू फैमिली अंटिल शी डैश। ये सच्चाई जो है मानव विज्ञान का ये सच मानना है कि कोई भी महिला जो है किसी नए परिवार के सदस्य तब तक नहीं बन जाती है जब तक कि वो बच्चे को जन्म ना दे दे। किसी परिवार में एक लड़की का शादी हुआ और शादी के बाद वो एक नए परिवार पे यहाँ जाती है तो लड़की के शादी के बाद वो एक नए परिवार में प्रवेश करती है। नए परिवार में प्रवेश करने के बाद वो उस परिवार का सदस्य मेंबर तब तक नहीं कहलाएगी जब तक कि वो एक बच्चे को जन्म ना दे। ये मानव विज्ञान का कहना है। तो इट इज़ अ ट्रूइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट अ वीमेन डू नॉट बिकम मेंबर ऑफ अ न्यू फैमिली अंटिल शी बियर्स अ चाइल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है चाइल्ड बर्थ इज नॉट अ फैमिली अफेयर फॉर डैश। ये जो चाइल्ड बर्थ है बच्चे का जन्म जो है ये फैमिली अफेयर परिवार का जिम्मेदारी नहीं होता है। किसके लिए, तो याद रहे वेस्टर्न वीमेन के लिए। अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी की बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स याद रहे वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, पश्चिमी सभ्यता में कोई भी लेडी अगर किसी बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उसका 100% जिम्मेदारी केवल उसी लेडी पे होता है। फैमिली अफेयर नहीं होता है, परिवार का जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ है वहाँ पर एक लेडी अगर बच्चे को जन्म दे रही है तो उसका जिम्मेदारी जो है पूरे परिवार का होता है। इसलिए चाइल्ड बर्थ इज नॉट अ फैमिली अफेयर फॉर वेस्टर्न वीमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड बर्थ इज़ अ फैमिली अफेयर फॉर डैश। चाइल्ड बर्थ इज अ फैमिली अफेयर फॉर डैश। चाइल्ड बर्थ जो है वो फैमिली अफेयर है किसके लिए, बांग्लादेशी वीमेन के लिए, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ वुमेन के लिए, इंडियन वीमेन के लिए, ऑल। तो याद रहे बांग्लादेश की बात अगर की जाए तो बांग्लादेश में भी लोग ट्रेडिशनल मेथड को अपनाते हैं।
इंडिया में भी, इसलिए आपका आंसर होगा ऑल। बांग्लादेशी वीमेन जो है उन लोगों के लिए भी चाइल्ड बर्थ जो है वो एक फैमिली अफेयर है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ वीमेन के लिए भी चाइल्ड बर्थ एक फैमिली अफेयर है। और साथ ही साथ इंडियन वीमेन की अगर बात की जाए तो वहाँ भी चाइल्ड बर्थ जो है एक ट्रेडिशनल फैमिली अफेयर है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यू साड़ी इज ब्राउट फॉर डैश। नया साड़ी किसके लिए लाया जाता है? तो नया साड़ी डैश के लिए लाया जाता है। डिस्टेंस में बता दूं आप लोगों को, नेमिंग सेरेमनी जो रखी जाती है तो नेमिंग सेरेमनी के ओकेज़न में ही परिवार वाले माँ के लिए, वो माँ जो बच्चे को जन्म देती है उसके लिए नया साड़ी मंगाता है, बच्चे के लिए नया कपड़ा मंगाता है। उसके बाद फिर नेमिंग सेरेमनी बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो न्यू साड़ी इज ब्राउट फॉर अ मदर, तो हमारा आंसर मदर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से देखिए, एक बार नहीं 2 बार 4 बार देखिए, देखते देखते ही याद हो जाएगा। और वीडियो के नीचे जो है नोट्स होगा, आप नोट्स में जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, लिखा हुआ नोट्स मिल जाएगा आपको। तो नोट्स में क्लिक करके नोट्स को देख करके टोटल आप लिख लेंगे। वीडियो 2-3 बार देखिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव्स बेहतर तरीके से याद हो जाए। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हो सकता है कि इस साल कोचिंग ना भी चले, लेकिन एग्ज़ाम तो आप लोगों का होना है, इसलिए तैयारी ज़ोरों शोरों से कीजिए। बीच में वीडियो मैं नहीं दे पा रहा था, गले में काफ़ी प्रॉब्लम था, इसलिए अब थोड़ा ठीक हुआ है। अब मैं कंटिन्यू वीडियोस डालने का कोशिश करूँगा, अब लगातार वीडियोस जाएगा। ऑब्जेक्टिव का और कुछ वीडियो है, पहले उसको डाल लेते हैं। उसके बाद आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश की अगर बात की जाए तो 2 वीडियोस डाला हुआ है, 1 या 2 और उसमें डालना है। उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव सेक्शन में चलेंगे। इस तरह से आपका कोर्स बेहतर तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। एंड रेगुलर वीडियो देखिए एंड टेक केयर।